गुड इवनिंग स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा पिछले लेक्चर में ही खत्म हो गया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे नया सीक्वेंस, नया प्रोग्रेशन जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिस दिन मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था उस दिन भी मैंने बोला था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद जो हमें प्रोग्रेशन पढ़ना है उसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज आइए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, तो देखिए क्या है, जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। देखिए प्रोग्रेशन है तो ये नंबर का तो एक सीक्वेंस ही होगा, तो जीपी नंबर का एक सीक्वेंस है। ऐसा सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म हर हाल में नॉन जीरो होगा। जिसका पहला टर्म क्या होगा, हर हाल में नॉन जीरो। एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। और इस सीक्वेंस में हर एक जो टर्म होगा ना वो अपने पिछले वाले टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देने पर मिलेगा। ठीक है, हर एक जो टर्म होगा वो अपने पिछले वाले टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड किया हुआ मिलेगा। ठीक है, हर एक टर्म क्या मिलेगा, अपने पिछले वाले टर्म से एक टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ मिलेगा। ठीक है, 10 इसका मतलब इन अ जीपी द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इसका ये मीनिंग हुआ कि रेशियो सक्सेसिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। अभी मैं समझाता हूं। ठीक है, दिस कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। और उस कांस्टेंट को, उस नॉन जीरो कांस्टेंट को बोला जाता है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जीपी का कॉमन रेशियो। इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो then the standard appearance of GP is standard appearance GP का मैं अभी दिखाता हूं। ठीक है, लेकिन चलिए मैंने ये जो लिखा हुआ है लैंग्वेज में थ्योरी में मैं उसको क्लियर करता हूं। यहाँ पे सबसे पहली बात कि मान लीजिए अगर इस सीक्वेंस का लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू a। ठीक है, सबसे पहली बात सुनिए कि इस सीक्वेंस का मान लीजिए अगर मैंने पहला टर्म मान लिया a। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सीक्वेंस का पहला टर्म मान लिया a, तो a हर हाल में नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीपी अगर ये सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस जीपी है तो उसका पहला टर्म हर हाल में नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, और अब है कि एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म, और इस सीक्वेंस का हर एक जो सक्सीडिंग टर्म होता है, ठीक है, वो प्रीसीडिंग टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ मिलता है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं मान लेता हूं लेट this non-zero constant is r। ठीक है, मैंने उस नॉन जीरो कांस्टेंट को क्या अज्यूम कर लिया, r। ठीक है, तो अब देखिए कि पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है a। ठीक है, पहला टर्म क्या है, a है। ठीक है, और मैंने अभी क्या बोला कि हर एक अगला टर्म पिछले वाले टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ मिलता है। ठीक है, हर एक अगला जो टर्म होता है वो पिछले वाले टर्म से में एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। ठीक है, और यहां हमने उस नॉन जीरो कांस्टेंट को क्या ले लिया है, ठीक है, r। तो ये अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, a r। ठीक है, इसका अगला टर्म क्या, इस टर्म में फिर r मल्टीप्लाई कर दो तो इसका अगला वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, इसमें फिर अब देखो फिर पिछले वाले टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ए आर क्यूब, तो आ जाएगा चौथा टर्म। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करते जाओ, अगला टर्म मिलते जाएगा। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है, ए, दूसरा टर्म आर, ए इंटू आर की पावर 1, तीसरा ए आर की पावर 2, चौथा ए आर की पावर 3, तो उसी तरह एन टर्म क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो देखिए अगर कोई एक जीपी है, ठीक है, तो उसमें हर एक जो टर्म है वो अपने पिछले वाले टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको कोई भी टर्म चाहिए तो उसके पिछले वाले टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वो अगला वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ठीक है, इसी को, ये जो नॉन जीरो कांस्टेंट है इसी को बोला जाता है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। क्यों कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बोला जाता है, देखिए। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि इस जीपी को क्या बनाया, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। अब देखिए आप हर एक दो टर्म को डिवाइड करके देखिए, ए पहले दूसरे से पहले को ए आर अपॉन आर, सॉरी ए आर अपॉन ए। ठीक है, फिर आप तीसरे से दूसरे को डिवाइड कीजिए तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, तीसरे से आप चौथे से तीसरे को कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आप करते चले जाइए तो देखिएगा आप जब हर एक दो टर्म को डिवाइड करेंगे, ठीक है, हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करेंगे
तो एक नॉन जीरो कांस्टेंट मिलता चला जाएगा, ठीक है। इसी नॉन जीरो कांस्टेंट को बोला जाता है कॉमन रेशियो, ठीक है। इसी नॉन जीरो कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? कॉमन रेशियो। क्यों कॉमन रेशियो बोला जाता है? कि हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने पे जो रेशियो आता है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट होता है और उसी कांस्टेंट क्वांटिटी को बोला जाता है कॉमन रेशियो, ठीक है। दिस कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है। इफ, अब इस पे आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। पहले इतना क्लियर हो गया कि जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो and each of the succeeding term is equal to the preceding term multiplied by a non-zero constant, ठीक है। Thus in a GP the ratio of successive terms is a constant। देखिए यहाँ पे ये एक GP लिखा हुआ है, तो GP लिखा हुआ है तो इसका सक्सेसिव टर्म्स का क्या आ रहा है? रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। और इसी कांस्टेंट टर्म का नाम क्या दे दिया गया? कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है। इतना क्लियर है? मतलब अगर इतना क्लियर है तो आपको एक और चीज क्लियर हो गया होगा कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 से लेके AN तक, ठीक है। और ये अगर बोला जाता है कि ये जो है अगर जीपी है, ठीक है, ये अगर एक जीपी है तो हम इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे? कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि देखिए जीपी में कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो इक्वल आता है, तो हम बोलेंगे A2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू A4 अपॉन A3 इज इक्वल्स टू A5 अपॉन A4, इसी तरह चलता चला जाएगा। जैसे आपका एपी में जो है हर एक कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता था, उसी तरह यहां पर हर एक कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। रेशियो कांस्टेंट और इक्वल होता है। इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब देखिए, अभी अब स्टैंडर्ड अपीयरेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड अपीयरेंस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को अब एक बार मैं ब्रीफली यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर यहाँ नीचे जगह है, एक बार मैं चेक करता हूँ इसके नीचे जगह है थोड़ा सा। देखिए अब देखिए कि अगर किसी जीपी का पहला टर्म ए है, ठीक है, और कॉमन रेशियो आर है, ठीक है, तो जीपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड अपीयरेंस में यहां लिख चुका हूं, ठीक है। जीपी है, ठीक है, तो जीपी का पहला टर्म तो ए दे दिया, ठीक है। अब अगला टर्म क्या हो जाएगा? ए इनटू ए मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, ए मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। फिर उसका अगला क्या हो जाएगा? इस टर्म में फिर उस नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उस अगले में मल्टीप्लाई करो तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4। इसी तरह nth टर्म क्या हो जाएगा? इसी तरह चलता जाएगा, nth टर्म ए आर की पावर n माइनस 1 और इसी तरह फिर चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी। अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और कॉमन रेशियो आर है, तो उस जीपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पूरे को नोट कीजिए, ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, ये तो किस्सा कहानी बहुत हो गया। आप सीधा काम की बात समझिए, जीपी का डायरेक्ट सीधा काम का कॉन्सेप्ट समझिए। इसी में आपका स्टैंडर्ड अपीयरेंस वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीधा आप जीपी का फंडा डायरेक्ट समझिए, ठीक है। कि अगर कोई सीक्वेंस है A1 A2 देखिए, आप सीधा फंडा समझिए कि अगर कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 से लेके AN तक, ठीक है, ये कोई जीपी है, ठीक है। तो जीपी का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझिए कि जीपी क्या होता है। तो जीपी ऐसे टर्म्स का सीक्वेंस होता है जिनमें ऐसे नंबर्स का, ऐसे टर्म्स का सीक्वेंस होता है जिसमें कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है। जैसे कि A2 अपॉन A1 किसके इक्वल होगा? A3 अपॉन A2 के। अगला A4 अपॉन A3 भी इक्वल होगा A3 अपॉन A2 के। कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। फिर अगला A5 अपॉन A4 इक्वल होगा, ठीक है। देखिए, तो इसी तरह कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो इक्वल होता जाता है, ठीक है, जीपी में। जैसे एपी में
कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट और इक्वल था, उसी तरह यहाँ पे कॉमन रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यही जो है रेशियो ये किसी कांस्टेंट r के इक्वल हो जाता है, ठीक है। a2/a1 a3/a2 a4/a3 a5/a4, इसी तरह जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो एक कांस्टेंट होता है और इसको मैंने मान लिया कि ये r के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो a1 है, तो देखिए a2/a1 क्या है, r है, तो a2 का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा a1 टाइम्स r, ठीक है। इसी तरह आप जरा ध्यान से देखिए, आप a3 का वैल्यू क्या है, a3/a2 भी r के इक्वल है, a3/a2, तो a3 का वैल्यू क्या हो जाएगा a2 टाइम्स r, और a2 का वैल्यू क्या है a1 टाइम्स r, दैट इज इक्वल्स टू a3 किसके इक्वल हो जाएगा a1 into r², ठीक है। इसी तरह a4/a3 जो है वो किसके इक्वल है r के इक्वल, ठीक है। तो यहां से a4 का वैल्यू क्या हो जाएगा a3 टाइम्स r, और a3 टाइम्स r हो जाएगा, और a3 का वैल्यू क्या है a1 टाइम्स r², तो यहां से a4 का वैल्यू क्या हो जाएगा a1 टाइम्स r³, ठीक है। तो इसी तरह देखिए चलता जाएगा, इसी तरह आपका a4 का वैल्यू आ गया a1 टाइम्स r³। तो अब इतना आप अंडरस्टूड हो चुके होंगे कि इसी तरह a5 का वैल्यू आ जाएगा आपका a1 टाइम्स r⁴, इसी तरह आपका a6 आ जाएगा a1 टाइम्स r⁵ एंड सो ऑन आपका चलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका छठा टर्म में r⁵ आ रहा है, ठीक है, तो सातवां टर्म में r⁵ आएगा, आठवें में r⁵, मतलब कि जैवा टर्म है, टर्म का जो नंबर है, ठीक है, पावर उससे एक कम आता है, यानी कि जैसे आपका nth टर्म क्या हो जाएगा an क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा, आपका an हो जाएगा a1 टाइम्स r⁴n−1, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए इस जीपी का फर्स्ट टर्म a1 था और कॉमन रेशियो r था, ठीक है। तो टर्म्स क्या आता गया a1r a1r² a1r² a1r³ एंड सो ऑन, ठीक है। और पिछले वाले में मैंने स्टैंडर्ड अपीयरेंस बताया था कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r, तो जहां जहां a1 यहां पर मैंने लिखा है a सब्स्टिट्यूट करते जाइए, क्योंकि यहां फर्स्ट टर्म a1 है और स्टैंडर्ड अपीयरेंस में a लिया गया था, तो आपका स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या ar² से लेके ar⁴n−1 तक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है कि स्टैंडर्ड अपीयरेंस वगैरह जीपी का, अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ज्यादा किस्सा कहानी में नहीं जाना, हमको टू दी कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए कि एक एपी का इन ए जीपी फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो is r, then स्टैंडर्ड अपीयरेंस मैंने अभी बताया क्या होगा, then स्टैंडर्ड अपीयरेंस of GP is ar², ar³ एंड सो ऑन अप टू ar⁴n−1 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज देखिए कि इस स्टैंडर्ड अपीयरेंस में इन जनरल nth टर्म क्या है, nth टर्म है आपका ar⁴n−1, ठीक है। तो यहीं से आपका एक
फॉर्मूला आ गया कि एक जीपी का इन जनरल nth टर्म क्या हो जाएगा, तो nth टर्म हो जाएगा ar टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल टर्म। इसमें आपका जो भी टर्म चाहिए, ठीक है, n के जगह वो वैल्यू पुट करो, आपको वो टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कि tn एक जीपी में इन जनरल nth टर्म यानी कि tn क्या हो जाएगा, nth टर्म यानी कि tn क्या हो जाएगा ar टू द पावर n माइनस 1, a टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। a क्या है फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है। क्लियर है। अब इसको लिखिए, फिर हम इसके सम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर जीपी का टर्म ए है, ए आर स्क्वायर है, ठीक है, ए आर क्यूब है, से लेके ए आर टू द पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। ये nth टर्म का एक जीपी हो गया, ठीक है, जीपी ऑफ n टर्म्स, ठीक है। आपके सामने एक n टर्म्स का जीपी लिखा हुआ है, ठीक है। इन जनरल n टर्म्स का एक जीपी लिखा हुआ है आपके सामने, जिसका फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r है, ठीक है। अब इस जीपी में हमें हर एक टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। इनमें हमें इस जीपी के सारे टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस जीपी में सारे टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, ठीक है। सारे टर्म्स के सम को हम यहाँ पर भी एसएन से ही डिनोट करते हैं, और एसएन का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, तो a प्लस ए आर, देखिए ए आर छूट गया यहाँ पे, ठीक है, ए से शुरू होगा, ठीक है। a प्लस ए आर स्क्वायर से लेके कहा ए आर टू द पावर n माइनस 1 तक होगा। स्टूडेंट्स एपी में मैंने सम का जो फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, उसका मैंने डेरिवेशन नहीं किया था, और डेरिवेशन मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपने क्लास 10th वगैरह में डेरिवेशन देखा होगा, ठीक है। फिर भी अगर डेरिवेशन देखना चाहते हो एपी के n टर्म्स के सम का, तो आप ग्रुप में मैसेज करके बताइएगा, मैं बता दूंगा। यहां पे लेके मैं जीपी के n टर्म्स के सम को डेराइव करता हूं, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर से लेके प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। अब इसी में आप दोनों तरफ, ठीक है, इसको तो पहले मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी में आप बोथ साइड्स, दोनों साइड आरएचएस में भी, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी एक r से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये जो r है ना, आर स्क्वायर, ठीक है, इसी में जो कॉमन रेशियो, ये जो कॉमन रेशियो r है ना, इसी से एक बार दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, r टाइम्स एसएन इज इक्वल्स टू, हमें वैल्यू किसका निकालना है, इस एसएन का, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, r टाइम्स एसएन इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन अप टू कहां तक चला जाएगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए आर टू द पावर n तक, ठीक है। इधर इस आखिरी टर्म में एक और r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, r टू द पावर n, और पहला टर्म ए आर, ठीक है, ये बन चुका है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब क्या करो आप यहां से कि 2 में से 1 को घटा दो, ठीक है, 2 माइनस 1 कर दो। तो अब जैसे ही 2 माइनस 1 करोगे, आर एस एन माइनस एस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से देखिए जैसे ही आप घटाओगे ये माइनस 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 आता चला जाएगा। अब देखो ए आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ए आर क्यूब अगले वाले ए आर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह कैंसिल आउट होते होते कहां तक पहुंचेगा, तो ए आर टू द पावर n माइनस 1 और ए आर टू द पावर n माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या इधर, ए आर टू द पावर n माइनस ए, ठीक है। क्या बचेगा, ए आर टू द पावर n माइनस ए बचेगा या नहीं बचेगा, r टाइम्स एसएन माइनस एसएन का वैल्यू, ठीक है, एलएचएस में क्या हो जाएगा जब दोनों घटाएंगे, तो r टाइम्स एसएन माइनस एसएन, और इधर आरएचएस में क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर n माइनस ए, बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए अब एसएन को कॉमन कीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा r माइनस 1, और इधर से आप a को कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n
-1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए Sn का वैल्यू क्या आ जाएगा, Sn का वैल्यू हो जाएगा a इंटू r टू द पावर n -1 अपॉन r -1, ठीक है। इसी को अगर माइनस कॉमन कर दीजिए दोनों तरफ से तो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन कर दीजिए तो ये बच आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों ही फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमारा यहाँ आ चुका है, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, आप कोई भी एक याद रखोगे काम हो जाएगा, ठीक है। Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा a टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या फिर a टाइम्स 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। एक जीपी जिसका पहला टर्म अगर a है, ठीक है, और कॉमन रेशियो r है तो उसके n टर्म्स के सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, Sn का वैल्यू हो जाएगा a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 is equals to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r, ठीक है। चलिए हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा n टर्म का सम आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका n टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए कि जब r 1 होगा ना उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। r जिस केस में 1 होगा ना दिस फॉर्मूला is valid for all real value of r except 1 के छोड़ के यहाँ पे r कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, इस फॉर्मूला में। लेकिन हम r का वैल्यू जब 1 होगा तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर उस केस में 0 हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएगा तो 0/0 एक ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, r = 1 के केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं इस फॉर्मूला को अप्लाई करने की। अगर एक चीज देखिए कि r 1 हो जाएगा तो उस केस में पहला टर्म a, दूसरा टर्म a into 1 एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई a, फिर तीसरा भी इसी तरह a, चौथा भी a। देखिए हर एक टर्म जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट टर्म से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। प्रीसीडिंग टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पर ही अगला टर्म आ रहा है, लेकिन ये टर्म 1 है इसलिए सारा टर्म आपका सेम आ रहा है, ठीक है। तो सारा आखिरी टर्म भी यही हो जाएगा। इस जीपी का नाम दिया जाता है कांस्टेंट जीपी, ठीक है, कांस्टेंट जीपी, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, अगर सारे टर्म्स a आ गए तो n टर्म्स का जीपी है तो a कितने टाइम्स n टाइम्स आ गए तो ऐसे ही सम आ गया n a into n आ जाएगा, ऐसे ही सम हमारा a into n आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज आप देखिए कि जब नंबर्स सीक्वेंस में हर एक टर्म सेम आता था तो हम बोलते थे कि एक कांस्टेंट एपी है, उसी को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कांस्टेंट जीपी, और आगे पढ़ेंगे कि यही एक कांस्टेंट एचपी भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी सीक्वेंस का हर एक टर्म आइडेंटिकल होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट एपी भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट जीपी भी बोल सकते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट एचपी भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इस केस में हम डायरेक्ट ही सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जिस केस में r = 1 उस केस में हमें सम के लिए फॉर्मूला चाहिए भी नहीं है वैलिड, और हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं।
अच्छा अब देखिए, कोई एक जीपी स्टैंडर्ड अपीयरेंस जीपी का क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन ए आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए आर के अलग अलग वैल्यूज के लिए जीपी को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। आर का अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आर का वैल्यू, ठीक है, अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाता है, ठीक है, आर का वैल्यू, आर जो है ये जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, अगर ये कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो इस केस में देखिए जीपी का ये इस टर्म से बड़ा ये वाला टर्म होगा, a इंटू 1 से बड़ा कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसमें भी फिर किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे वाले नंबर में 1 से ज्यादा 1 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर इससे बड़ा होगा, फिर ये आर टू द पावर 4 ए आर क्यूब से बड़ा होगा, अगर आर 1 से बड़ा होगा तो ए आर स्क्वायर ए से बड़ा होगा, ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर से बड़ा होगा, ए आर की पावर 4 ए आर क्यूब से बड़ा होगा, यानी कि हर एक जो टर्म है अपने पिछले वाले टर्म से बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे टर्म्स अगर आर 1 से ज्यादा होगा तो जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, हर एक टर्म का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आर, तो इस केस में हम बोलेंगे ऐसे जीपी को इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी। क्या बोला मैंने कि आर अगर 1 से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो टर्म्स इंक्रीज करते जाएंगे और ऐसे जीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है। अब देखिए आर अगर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, 0 से 1 के बीच में अगर आर का वैल्यू हो गया, ठीक है, आर का वैल्यू, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आर का वैल्यू एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं दिया, ठीक है। आर 1 हो जाता है उस केस में क्या होता है, कांस्टेंट जीपी, तो रुकिए आर इक्वल्स टू 1 के लिए भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा केस हम ले लेते हैं जब आर 1 के इक्वल हो, ठीक है, आर ग्रेटर देन 1 में इंक्रीजिंग जीपी, आर इज इक्वल्स टू 1, इस केस में क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट जीपी। अब ये भी मैंने डिस्कस किया कांस्टेंट जीपी, क्योंकि हर एक टर्म इक्वल रह जाएगा, आइडेंटिकल रह जाएगा। अब देखिए तीसरा जो पार्ट है कि अगर आर जो है आपका यहां तो r इज इक्वल्स टू 1 था, अगर r जो है आपका 0 से लेकर 1 के बीच में हो जाए, ठीक है, पहली नंबर बात कि r एग्जैक्ट 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर r अगर 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो a इंटू 0 0, फिर अगला टर्म भी 0, फिर उसका अगला टर्म भी 0, उस केस में हम अगर a के बाद पहले टर्म के बाद बाकी सारा टर्म अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो फिर हम इसका कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करेंगे तो 0/0 आ जाएगा, फिर फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड तो 0/0, तो इन सब का हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, इन सारे एक्सप्रेशंस का 0/0 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये इनको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, ऐसा फॉर्म जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, उस केस में हम कॉमन रेशियो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए हम r का वैल्यू 0 नहीं लेते हैं, ठीक है, टर्म्स को हम कॉमन रेशियो को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, r अगर 0 हो जाएगा तो बाकी सारा आपका टर्म क्या हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है, और 0 0 एक केस में आपका कॉमन रेशियो क्या बनेगा, फिर जब आप टर्म्स देखोगे थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करोगे 0/0, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड करोगे फिर 0/0, तो ये सब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना है, ठीक है, तो r का वैल्यू 0 रखने पर तो ऐसा फॉर्म आ जाएगा जिसका वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, इतना समझो ना कि r का वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में अभी आप जानते नहीं हो, क्लास 12 में जाके आप जानोगे, ठीक है, तो अभी इतना समझो कि r का वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब फॉर्म क्लास 12 में पढ़ना है। अब r 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो r जब 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, तो r स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में होगा, और a का अगर a को आप 0 से 1 के किसी बीच के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो a से कम आएगा, ठीक है, फिर a r स्क्वायर को भी जब आप 0 से 1 के बीच के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उससे भी छोटा आएगा, ठीक है, इस तरह से नंबर आपका टर्म्स जो है डिक्रीज होता जाएगा, तो जिस केस में r 0 से 1 के बीच में होगा उस केस में क्या टर्म्स डिक्रीज करता जाएगा, और ऐसे जीपी को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग जीपी, क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग जीपी, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर कॉमन रेशियो जो है r अगर लेस देन 1 आ जाए, ठीक है, r अगर 1 से छोटा आ जाए, तो देखिए r जब 1 से छोटा आएगा, ठीक है,
यहाँ देखिए ए बार मेरा ए आर छूट जा रहा है, ए आर तब ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब जिस केस में आर 1 से कम आएगा, सॉरी 0 से कम आएगा, जिस केस में चौथा केस जो हमारा बन रहा है इसमें आर को हमने लिया है 0 से नीचे, तो आर जब 0 से नीचे आएगा, ठीक है, यानी कि निगेटिव आएगा, तो देखिए अगर तो पहला टर्म अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो आर 0 से छोटा है तो पॉजिटिव इंटू सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा निगेटिव, फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो पहला अगर पॉजिटिव से शुरू हुआ तो पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से आएगा। पहला टर्म पॉजिटिव हुआ तो दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर आर 0 से छोटा है, ठीक है, तो इस केस में आपका टर्म्स जो अल्टरनेट आता जाएगा। अगर माइनस से ही शुरू होता है तो माइनस प्लस इस तरह से अल्टरनेट आता जाएगा, ठीक है। तो हर एक टर्म्स का जो साइन है ना अल्टरनेट आता जाएगा, तो ऐसे जीपी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट जीपी, ठीक है, अल्टरनेट जीपी। ना ही जीपी इंक्रीजिंग होगा इस केस में, ना ही जीपी डिक्रीजिंग होगा, तो ऐसे जीपी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट जीपी। जब आर 0 से छोटा होगा तो ऐसे केस में हम जीपी को क्या बोलते हैं अल्टरनेट जीपी। क्यों? क्योंकि टर्म्स जो है आपका अल्टरनेट आना शुरू हो जाता है, एक पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ठीक है। तो इन चारों को मैंने डिफाइन कर दिया, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए जीपी क्या था, मान लीजिए ए आर स्क्वायर स्टैंडर्ड अपीयरेंस यही है ना, ए आर क्यूब से ले कहां तक ए आर टू द पावर n-1 था, ठीक है। ये एक nth टर्म जीपी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा n टर्म्स जीपी ऑफ n टर्म, ये क्या है n टर्म जीपी है। अच्छा अब देखिए ये n टर्म जीपी था तो Sn का वैल्यू क्या आ रहा था, Sn इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या रहा था। अब देखिए अब अगर यही नंबर ऑफ टर्म्स जो है n की जगह इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखिए इसको हम लोग क्या बोला जीपी ऑफ n टर्म्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, ठीक है। यही अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट का मतलब जिनको हम गिन नहीं पाए, ठीक है। अगर जीपी का नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट का मतलब कि हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर पाए, ठीक है, तो ऐसे जीपी को हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। if number of terms is infinite in that case GP is called infinite GP is called infinite GP, ठीक है। इस केस में जो जीपी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो आपका इनफाइनाइट हो जाए तो जीपी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। अब देखिए अब इस इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो समझिएगा बहुत ध्यान से। अभी देखिए क्या Sn में जब नंबर ऑफ टर्म्स Sn था, तो हम लोग सम को किससे डिनोट कर रहे थे Sn से। अब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, तो हम अब हम सम को किससे डिनोट करेंगे S इनफाइनाइट। अब इस S इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो समझिए n की जगह इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है, n की जगह इनफाइनाइट हो रहा है, तो S इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r टू द पावर इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस r, होगा ऐसा। अच्छा अब आप एक चीज ध्यान से सोचिए, इसमें आपके दो केस बन रहे हैं, ठीक है। पहला केस बन रहा है कि जब जो है r जो है मॉड r जो है या तो r जो है वो -1 से 1 के बीच में है,
ठीक है, r जो आपका -1 से 1 के बीच में है। इसमें आपके दो केस बन रहे हैं, ठीक है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ये सम हुआ ना। अब इसमें दो केस बनेंगे, ठीक है, एक केस होगा जब r जो है आपका -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो देखिए जब r -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो उसके पावर को आप इंक्रीज कराते जाओगे, ठीक है। तो r से जब r -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो r स्क्वायर जो है वो छोटा होगा r से, फिर r क्यूब r स्क्वायर से भी छोटा, फिर r की पावर 4 r क्यूब से भी छोटा। यानी कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू छोटा होता जाएगा, और वैल्यू छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू छोटा होता जाएगा। तो जब पावर को इनफाइनाइट कर दोगे तो r टू द पावर इंफिनिटी का जो वैल्यू है जीरो को टेंड कर जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है वैल्यू घटता जा रहा है, ठीक है। तो पावर जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा मतलब कि ऑलमोस्ट जीरो। तो उस केस में हम r टू द पावर इंफिनिटी को क्या लिख देते हैं, ऑलमोस्ट जीरो, और वहां हमारा s इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो जाता है, a अपॉन 1 माइनस r, क्या हो जाता है, a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। नीचे तक दिख रहा है ना, लेट मी चेक। हाँ, अब देखिए अगर जो है आपका r जो है -1 से 1 के बीच में नहीं, यानी कि आपका r जो है वो या तो r बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, साइड तक दिख रहा है, चेक करते हैं बहुत, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर आपका r जो है -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच में, ठीक है, तो इस केस में आप r जो है r स्क्वायर r से बड़ा होगा ना, मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप साइन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो r अगर -इंफिनिटी से -1 के बीच में होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका r -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो r स्क्वायर r से मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, ठीक है। साइन पे हम बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमारा जीरो को टेंड कर जा रहा है, इसलिए हमने a अपॉन 1 माइनस r लिखा है, ठीक है। अब देखिए आप समझिएगा ध्यान से, तो जब ये जो r जो आपका -इंफिनिटी से -1 या फिर 1 से इंफिनिटी के बीच में है, ठीक है, तो उस केस में हमारा r स्क्वायर r से बड़ा होगा, r क्यूब r स्क्वायर से बड़ा होगा, r की पावर 4 r क्यूब से बड़ा होगा। यानी कि जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, आपका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही आप जब पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू भी इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, क्योंकि बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, तो वैल्यू भी उस केस में कहां है, इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये r टू द पावर इंफिनिटी जो है ना, ये ऑलमोस्ट इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है इंफिनिटी, और जब इंफिनिटी हो जाता है तो ये पूरा वैल्यू इंफिनिटी इंटू बहुत बड़ा नंबर इंटू ए, इंफिनिटी इंटू ए इंफिनिटी हो जाता है, और ये पूरा जो वैल्यू है ये क्या बन जाता है, इंफिनिटी, ठीक है। या तो ये प्लस इंफिनिटी बनता है या फिर माइनस इंफिनिटी, या तो ये प्लस में बहुत बड़ा नंबर बनता है या माइनस में बहुत बड़ा नंबर। r निगेटिव होगा तो ये प्लस में बहुत बड़ा, सॉरी r पॉजिटिव होगा तो प्लस में बहुत बड़ा नंबर बनेगा, r निगेटिव होगा तो माइनस में बहुत बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है। लेकिन r टू द पावर इंफिनिटी जो आपका मैग्नीट्यूड वाइज इंफिनिटी को टेंड करने लगता है, तो इस केस में हमारा s इंफिनिटी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो भी कुछ इंफिनिटी के इक्वल आ जाता है। इंफिनिटी मतलब एक ऐसा वैल्यू जो बहुत बड़ा है, जिसको हम नहीं निकाल सकते हैं, तो जिस केस में हमारा इंफिनिटी आता है उस केस में हम लिखते हैं कि सम डज नॉट एग्जिस्ट। इंफिनिटी का क्या मतलब हुआ कि हमसे नहीं निकल रहा है, हम नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत बड़ा कोई वैल्यू आ रहा है, सम का बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है जिसको हम नहीं काउंट कर पा रहे हैं, जिसको हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, सम डज नॉट एग्जिस्ट। तो वही चीज है कि देखिए इनफाइनाइट जीपी में भी आपका सम हम निकाल सकते हैं, लेकिन किस केस में, जिस केस में r -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अगर r माइनस इंफिनिटी से -1 या 1 से इंफिनिटी के बीच में होगा तो हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट जीपी का सम डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट करेगा, r का कोई भी वैल्यू हो, इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इनफाइनाइट जीपी का सम तभी एग्जिस्ट करेगा जब r जो है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन डोंट वरी, आपसे जब भी सवाल पूछेगा, अगर इनफाइनाइट जीपी का सवाल पूछता है तो इनफाइनाइट जीपी में हमको हमेशा कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में ही देगा, ठीक है। बट आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी आईआईटी पलट सकता है, ठीक है। आईआईटी कुछ भी पूछ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी आपका वो रिजेक्ट करना चाहता है, वो सिलेक्ट करने के हिसाब से क्वेश्चन बनाता ही नहीं है, वो रिजेक्ट करने का सोच के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो कहीं भी बदमाशी खेल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिखिए।
ऐसे क्वेश्चन आपको अगर इनफाइनाइट जीपी है तो आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, और इस केस में क्या होता है, सम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इन सब पे कुछ क्वेश्चंस करना हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। चलिए तो अब इसको हम हटाते हैं। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 10th term of a GP, find the 10th term of a GP whose third term is 2, whose third term is 2 and whose third term is 2 and sixth term is -1/4 and sixth term is -1/4। इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करिए और इसको बनाइए, ठीक है, फिर आप इसका वीडियो देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ ए जीपी, एक जीपी है जिसका 10th टर्म फाइंड करना है, और इसका थर्ड टर्म क्या है, 2 है, और सिक्स्थ टर्म क्या है, -1/4। स्टूडेंट एक चीज समझिए कि एपी में जब भी हमें कुछ फाइंड करना होता था तो हम सबसे पहले अप्रोच करते थे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए। यहां हम अप्रोच करेंगे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिल जाए, ठीक है। और वहां अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं होता था तो हम फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी मानते थे। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ये नहीं है गिवन तो आप फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन रेशियो को आर मान के उसको सबसे पहले फाइंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीज मिल जाते हैं तो क्वेश्चन वही खत्म, उसके बाद हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म is equal to a and common ratio and CR is equals to R, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड टर्म आप जनरल टर्म के हिसाब से थर्ड टर्म का वैल्यू क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाता है, ए आर स्क्वायर, ठीक है, जिसका वैल्यू हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे देखिए, तो थर्ड टर्म इज 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिक्स टर्म क्या दिया है, -1/4, तो सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 5, ये क्या हो गया, -1/4। सेकेंड, अब देखिए आप 1 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसा ही आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/r³ का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1/r³ का वैल्यू हो जाएगा -8, तो r³ का वैल्यू हो जाएगा आपका -1/8 और r का वैल्यू हो जाएगा -1/2। अब हमको चाहिए क्या, तो अब हमको चाहिए सिक्स्थ टर्म मतलब सॉरी सिक्स टर्म में 10th टर्म चाहिए ना, 10th टर्म का मतलब ar⁴ का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो ar⁴ का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू, अच्छा r का वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, किसी एक में रख दीजिए, मैंने फर्स्ट में रख दिया, तो r² कितना आ जाएगा 1/4, तो यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा निकल के, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 8, r -1/2 है तो r² 1/4, तो यहां से 4 साइड में मल्टीप्लाई होगी, a का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो यहां से देखिए ar⁴ का वैल्यू 8 इंटू -1/2 की पावर कितना हो जाएगा 9। अब आप देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 इंटू -1 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आप लोग 11th में आ चुके हैं, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6, तो -1 अपॉन
2 की पावर 6 हो जाएगा आपका वैल्यू, क्योंकि -1 की ऑड पावर है तो -1 आएगा। और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 होता है आपका कितना 64, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 10th टर्म कितना आ गया -1/64। ठीक है, तो अब इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट करेंगे, मैं हटा रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इन a GP in a GP A4 upon A6 is equals to 1/4. A4 upon A6 is equals to 1/4 and A2 plus A5 is equals to 216 find A1 where AN represents nth term of GP। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग निकालिए वैल्यू, आप लोग फाइंड कीजिए। ठीक है, A1 का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कि एक जीपी है जिसमें A4 अपॉन A6 1/4 दिया है, A2 प्लस A5 216 दिया है और A1 फाइंड करना है, जहां AN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है nth टर्म ऑफ जीपी। AN रिप्रेजेंट क्या कर रहा है nth टर्म ऑफ जीपी। ये क्यों दिया है, तो ये आपको ये समझने के लिए दिया है कि AN जब nth जीपी के nth टर्म को रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ जीपी, तो देखिए जब ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब A4 हमारा फोर्थ टर्म को कर रहा है, A1 हमारा फर्स्ट टर्म को कर रहा है रिप्रेजेंट, A2 सेकंड को, A3 थर्ड टर्म को, A4 फोर्थ टर्म को, A5 फिफ्थ टर्म को, A6 सिक्स्थ टर्म को। ठीक है, इसी तरह सोन चलता जाएगा। तो वहीं हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, जहां फोर्थ टर्म अपॉन सिक्स्थ टर्म का रेशियो क्या दिया है 1/4 और सेकेंड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म का सम कितना दिया है 216। ठीक है, तो देखिए लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अच्छा कॉमन रेशियो आर है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म को मैंने A1 लिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म को A1 पहले से ही माना गया है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन रेशियो R है, तो आपका फिफ्थ टर्म यानी कि सॉरी फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A4 इज इक्वल्स टू AR टू द पावर 3 A1 R टू द पावर 3 और A6 क्या हो जाएगा आपका A1 R टू द पावर 5। तो इन दोनों का रेशियो आपका जो है कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा A1 अपॉन A6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R स्क्वायर और दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन में कितना गिवन है 1/4। ठीक है, तो यहां से 1 अपॉन R स्क्वायर 4 के इक्वल आ गया, तो R स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 के इक्वल, जहां से R का वैल्यू क्या हो जाएगा +-2।
स्टूडेंट्स देखिए आर का +2 वाला वैल्यू भी लेना है और -2 वाला भी। जैसे कॉमन डिफरेंस डी में हम डी स्क्वायर 25 आया था, तो डी का हमने +5 को भी कंसीडर किया था, -5 को भी, ठीक है। इसी तरह आर इज इक्वल्स टू +2 को भी हमने कंसीडर किया, आर इज इक्वल्स टू -2 के लिए। मतलब क्या है कि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, इस गिवन इंफॉर्मेशन से दो जीपी आ रहे हैं, ठीक है। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, इस गिवन इंफॉर्मेशन से दो अलग अलग जीपी आ सकते हैं, ठीक है। अब उन दोनों अलग अलग जीपी के फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। चलिए करते हैं। आर का वैल्यू कितना आ गया, +-2। चलिए देखते हैं। तो अब एक बार हम r इज इक्वल्स टू +2 के लिए सॉल्व करते हैं और एक बार r इज इक्वल्स टू -2 के लिए। जब r +2 के इक्वल होगा, ठीक है, जब आपका r +2 के इक्वल होगा, ठीक है, तो a2 का वैल्यू क्या होगा, a2 हो जाएगा आपका a1 टाइम्स r, a1 इंटू r हो जाता है a2, और a1 का वैल्यू कितना है, सॉरी a1 तो a1 ही है जिसको हमें फाइंड करना है, और r कितना है 2, तो a2 कितना हो जाएगा 2a1। अच्छा a5 कितना हो जाएगा, तो a5 हो जाएगा आपका a1 इंटू r की पावर 4। अच्छा r अगर 2 है तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो a5 हो जाएगा आपका 16, तो a5 हो जाएगा 16a1। अब इन दोनों का सम a2 प्लस a5 जो है वो 16a1 प्लस 2a1 यानी कि 18a1 के इक्वल हो जाएगा, और ये 18a1 और इस दोनों का सम क्वेश्चन में क्या गिवन है 216, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 216 के। तो 18a1 का वैल्यू 216 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, तो जरा ध्यान से देखिए 216 अपॉन 18, यहां से देखिए आपका हो जाएगा 72 ऊपर और नीचे 6, दैट इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब कॉमन रेशियो हमने 2 लिया तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया 12। अच्छा अब जब कॉमन रेशियो हम -2 लेंगे तो उस केस में हमारा a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2a1, आप लोग अब निकाल ही सकते हैं। इसी तरह a5 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 16a1, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 14a1, और क्वेश्चन में ये किसके इक्वल है 216 के, तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 108/7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन से हमें दो अलग अलग जीपी मिले हैं, ठीक है, जिसमें एक का कॉमन रेशियो +2, एक का कॉमन रेशियो -2 है, ठीक है। और जिसका कॉमन रेशियो 2 है उसका फर्स्ट टर्म कितना है 12, और जिसका -2 है उसका -108/7 है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो जीपी आया और दोनों का a1 का हम दोनों वैल्यू आंसर करेंगे। अगर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होता मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप तो हम दोनों ऑप्शन टिक करते, ठीक है। और सिंगल करेक्ट में इन दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन होता ही नहीं, ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं गिवन होता। यहां तक आई होप, नीचे तक शायद नहीं दिख रहा हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ये थोड़ा सा ये वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला सिर्फ नहीं दिख रहा है, जिसको मैं अलग लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए a1 18a1 216 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से आपका a1 जो है वो 216/18 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, तो यहाँ से आपका दिस इंप्लाइज a1 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। और ये वाला शायद दिख रहा है, a1 का वैल्यू है 10, हाँ ये आपको दिख रहा है क्लियरली, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अगले पे मूव करते हैं। चलिए तो अब इसको हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इफ x, 2x plus 2, 3x plus 3 are in GP, then find fourth
term of GP, then find fourth term of GP, ठीक है, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हाँ मतलब इसी का GP का फोर्थ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, दोनों को मैं होमवर्क रहने देता हूं। आफ्टर striking a floor, a certain ball rebounds. A certain ball rebounds 4/5 of the height. 4/5 of the height. ठीक है। From where it has fallen, find the total distance. Find the total distance that it travels before coming to rest. Before coming to rest, if it is gently dropped from a height, from a height 120 meters। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन करना है। देखिए नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, और मैं दिया ही हूं कि आप लोग ट्राई जम के करो इसको। मैं एक्सपेक्ट, देखिए बहुत सारे लोगों से नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है कि सब लोगों से ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में बन ही जाए, नहीं बनेगा। लेकिन मैं ये जान के दे रहा हूं कि सब लोगों से नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे आपका क्वेश्चन बनाने का टेंडेंसी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखो तो उसको बनाने की कोशिश करो, पूरी तरीके से कोशिश जब करोगे तो आपको महीने 2 महीने 3 महीने बाद फायदा दिखेगा कि अब हम क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हैं और बना पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। मैं इन दोनों क्वेश्चंस को अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना है। चलिए तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और लॉकडाउन में पैनिक नहीं हो रहे होंगे, इस कोरोना इस महामारी में आप पैनिक नहीं हो रहे होंगे, और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको जिस तरह से मैंने कहा था कि वीक में आपको 4 वीडियो मिलेगा, ठीक है, और एक दिन लाइव आऊंगा, वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। कभी अभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कल नहीं भी आया क्योंकि यहाँ पे नेट और लाइट दोनों की प्रॉब्लम होती है गांव में, ठीक है, इसलिए थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रॉपर रेगुलर वीडियो मिले, ठीक है। और आप रेगुलर, अब आप लोगों को मैं एपी का क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, ग्रुप में मैं क्वेश्चंस सेंड करूंगा, ठीक है। आप लोग अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी स्टार्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि एपी हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब एपी का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले आप लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आईआईटी जेईई मेन और जेईई एडवांस ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। आप लोगों को सॉल्व करने हैं, जो नहीं बनेंगे उसके डाउट्स आपको पूछने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।